वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा वन पास मैक्रो असेंबलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट इज एन असेंबलर विच गोज थ्रू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वंस एंड एक्सपांड्स सोर्स कोड एज वेल एज जनरेट इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, मैक्रो असेंबलर क्या है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि आपका एक्सपांशन, मैक्रो एक्सपांशन करने का काम भी कौन करता है, आपका मैक्रो असेंबलर करता है, एज वेल एज उसका ट्रांसलेशन करने का काम, मतलब इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड बनाने का काम, मतलब आपका टारगेट कोड बनाने का काम, ये भी कौन करता है, आपका मैक्रो असेंबलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ये प्रोग्राम क्या करता है, एक बार स्कैन करता है। वन पास असेंबलर क्या करता है, एक बार प्रोग्राम स्कैन करता है और उसके बाद डायरेक्टली क्या करता है, आपका ट्रांसलेशन यानी एक्सपांशन भी करता है और आपका ट्रांसलेशन यानी ऑब्जेक्ट कोड भी क्या करता है, जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही पास है, एक ही पास में आपको सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, इसके आगे हम टू पास और मल्टी पास देखेंगे, उसमें अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इस पास में क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं, एक ही पास में सभी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, एक्चुअली हमने पिछले चैप्टर में जो असेंबलर देखा था, वन पास असेंबलर, ये उससे बहुत सिमिलर है। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या है, वन पास असेंबलर और मैक्रो असेंबलर, वन पास मैक्रो असेंबलर, ये दोनों क्या है, आपके सिमिलर है। सिर्फ आपका ये मैक्रो असेंबलर क्या करता है, उसके मैक्रो के टेबल सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। मतलब आपका वन पास असेंबलर में क्या किए हैं हमने, यहाँ पे एडिशन की है मैक्रो टेबल की। क्यों? क्योंकि ये किसका है, मैक्रो असेंबलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका सिंपल असेंबलर से ये थोड़ा अलग है। मतलब आपकी सिंपल अगर असेंबली लैंग्वेज हो, मूव टू रजिस्टर, ए रजिस्टर, आपका सिंपल एडिशन का कोड हो, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आपका ऑब्जेक्ट कोड में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्रो यूज किया है हमने, इस वजह से हमें मैक्रो नेम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, मैक्रो डेफिनेशन टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपल आपका वन पास असेंबलर और आपका वन पास मैक्रो असेंबलर, इनमें थोड़ा फर्क है। मतलब सिंपली मैक्रोज के क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कंसेप्ट आपके वन पास में क्या हो रहे हैं, सिंपली ऐड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस असेंबलर डज नॉट जनरेट इंटरमीडिएट कोड एज इट हैज़ ओनली वन पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है टू पास में हमने क्या देखा था, इंटरमीडिएट कोड देखा था। क्योंकि वन पास का जो भी कोड क्या होगा, क्रिएट होगा, वो इंटरमीडिएट कोड हम किसे देते थे, टू पास को एज ए इनपुट देते थे। मतलब वन पास का आउटपुट क्या होता था, आपका इंटरमीडिएट कोड होता था, वो एज ए इनपुट हम किसे देते थे, पास टू को देते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही पास में सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इस वजह से इंटरमीडिएट कोड की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वन पास में ही सभी क्या हो रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और आपका ऑब्जेक्ट कोड क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है आपके इंटरमीडिएट कोड की। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, दिस प्रोसेस यूज सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर मतलब कौन से डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, आपका सिंबल टेबल है, आपका लिटरल टेबल है और फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल है। ये तो ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैक्रो नेम टेबल है और मैक्रो डेफिनेशन टेबल है, जो मैक्रो के कन्वर्जन के लिए लगते हैं हमें। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपके मैक्रो में क्या हो सकता है, सिंबल हो सकता है, इस वजह से आपको सिंबल टेबल भी लगता है। उसमें लिटरल्स भी हो सकते हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। इज इक्वल्स टू डबल कोट में वैल्यू हो सकती है, यानी लिटरल्स हो सकते हैं। फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल हो सकते हैं, मतलब आपका कोई वेरिएबल या कोई सिंबल ऐसा हो सकता है जिसका डेफिनेशन क्या हो सकती है, आगे लिखी हो सकती है। तो इस वजह से हमें फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल भी लगते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता है इसकी। इस वजह से अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या करता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है तब क्या करता है, वो उसका इस्तेमाल करता है। और मशीन नॉलेज इन टर्म्स ऑफ टेबल, अब ये क्या है, मशीन नॉलेज मतलब क्या है, मतलब सपोज आपको एडिशन का कन्वर्जन करना है मशीन कोड में, तो ऐड का कन्वर्जन किस में होगा, आपका 0-1 में होगा। तो ये डेटा स्ट्रक्चर, ये प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके, प्री डिफाइंड मतलब ये ऑपकोड टेबल जो होते हैं आपके सभी। ठीक है, लिटरल्स, ठीक है, LTORG सपोज आ गया, तो क्या होगा, उसका कन्वर्जन अप्रोप्रिएट मशीन कोड में होगा। ठीक है, 0-5 या जो भी होगा उसका मशीन कोड उसमें कन्वर्जन होगा। ये सभी प्री डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे डिफाइन होते हैं, आपके मशीन नॉलेज इन टर्म्स ऑफ टेबल, मतलब इस फील्ड में क्या होते हैं, सभी डिफाइन होते हैं। ठीक है, OP टेबल में हमने सब देखे हैं, सभी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ती है वो क्या करता है, यूज करता है। नेक्स्ट देखिए, सम डेटा स्ट्रक्चर आर यूज फॉर एक्सपांशन लाइक मैक्रो नेम टेबल एंड मैक्रो डेफिनेशन टेबल। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि मैक्रो
मैक्रो के एक्सपेंशन के लिए क्या लगेगा आपको, मैक्रो नेम टेबल और मैक्रो डेफिनेशन टेबल लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, सम डेटा स्ट्रक्चर आर यूज टू स्टोर नॉलेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने अभी बताया एडिशन का क्या होगा, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, मतलब इस मशीन नॉलेज में ही वो टेबल होगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ऑलरेडी उसके डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, क्योंकि आपको फाइनली क्या करना है, आपके सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन ऑब्जेक्ट कोड में करना है। मतलब आपका जो भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है विथ मैक्रोज का, उसका कन्वर्जन आपको मशीन लैंग्वेज में करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंड सम डेटा स्ट्रक्चर लाइक सिंबल टेबल एंड लिटरल टेबल आर यूज टू स्टोर सिंबल एंड लिटरल्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के वक्त अगर कोई सिंबल आएगा तो हम किस में लिखेंगे, सिंबल टेबल में। अगर कोई लिटरल आएगा तो हम किस में लिखेंगे, लिटरल टेबल में। सिंपल आपको कंसेप्ट पता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दैट इज ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट हमने देखे हैं, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, ओवरऑल लॉजिक ऑफ दिस मैक्रो असेंबलर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसका ओवरऑल लॉजिक क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि एक ही मैक्रो असेंबलर, मतलब एक ही पास में क्या हो रहा है, सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, थोड़ा ये लॉजिक क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू नेक्स्ट वन। ठीक है, मतलब टू पास असेंबलर से या मल्टी पास असेंबलर से इसका लॉजिक क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन हमें ऑब्जेक्ट कोड में करना है, यानी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम का कन्वर्जन विथ मैक्रोस का कन्वर्जन आपको किस में करना है, मशीन कोड में करना है। ये प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, और ये क्या है, ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, आपका मैक्रो के लिए डेटा स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वन पास असेंबलर, सिंपली हमने सिंपल वन पास असेंबलर में क्या किए हैं, सिर्फ मैक्रो के कंसेप्ट यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद टू पास असेंबलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू पास मैक्रो असेंबलर। ठीक है, इसके पहले चैप्टर में हमने देखा था टू पास असेंबलर। ठीक है, सिंपल असेंबलर देखा था, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है, ये मैक्रो असेंबलर है, इस वजह से मैक्रो के जो भी टेबल होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, इसमें ऐड होंगे। यानी आपका एमएनटी टेबल हो गया, एमडीटी टेबल हो गया, वो क्या होंगे, सिर्फ ऐड होंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टू पास मैक्रो असेंबलर, it is a macro assembler which goes through source program twice and expand code as well as generate object code। ठीक है, यहाँ पे देखिए वन पास मैक्रो असेंबलर में क्या करता था, सिर्फ एक बार स्कैन करके डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बार प्रोग्राम क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, मतलब सोर्स प्रोग्राम ट्वाइस यूज कर रहा है, मतलब प्रोग्राम के थ्रू जा रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, एक्सपांड करके आपका ऑब्जेक्ट कोड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पास इज कॉल्ड एज पास वन और एनालिसिस फेज। ठीक है, पास वन को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस फेज। पास टू को क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज। हमने पिछले मतलब हमने सिंपल असेंबलर में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पास असेंबलर क्या काम करता है, वेयर एक्सपांशन परफॉर्म। ठीक है, मैंने डिफरेंस में भी आपको बताया है कि वन पास असेंबलर क्या करता है, आपके सोर्स प्रोग्राम का क्या करता है, एक्सपांशन करता है। ठीक है, मतलब मैक्रो एक्सपांड करता है। ठीक है, और दूसरा देखिए सेकंड पास इज कॉल्ड एज टू पास और सिंथेसिस फेज, और सेकंड को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट कोड एंड विच इज आउटपुट ऑफ द फर्स्ट पास। यहाँ पे देखिए वन पास असेंबलर क्या करता है, आपका इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करता है, मतलब ये खुद का एक इंटरमीडिएट फॉर्म क्रिएट करता है, ये डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता। और वो इंटरमीडिएट कोड हम किसे देते हैं, टू पास को देते हैं, मतलब वन पास का आउटपुट टू पास के लिए क्या होता है, एज अ इनपुट होता है, जो क्या होता है आपका इंटरमीडिएट कोड, और बाद में आपका टू पास क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। ठीक है, वही लिखा है, वन पास का आउटपुट क्या होता है, टू पास के लिए इनपुट होता है। यहाँ पे देखिए दिस प्रोसेस यूजेस सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ठीक है, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर। आपको पता है प्री डिफाइंड में क्या आता है, ओपी टेबल यानी ऑप कोड टेबल, कंडीशन कोड टेबल, रजिस्टर टेबल। ठीक है, पिछले पास में भी ये सब टेबल क्या होते आते हैं। और उसके बाद देखिए, और ट्रांसलेशन टाइम आपको पता है, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल। ठीक है, ये जो भी है और ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड लेस डेटा स्ट्रक्चर कंपेयर टू वन पास असेंबलर। ठीक है, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल इसको नहीं लगता। क्यों? वन पास असेंबलर में क्या होता है, फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम ऑकर होते हैं, क्योंकि हम सिंगल स्कैन में ही क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करते हैं। मतलब अगर कोई हमने सिंबल यूज किया होगा तो उसकी डेफिनेशन अगर नीचे दी होगी तो वो हमें क्या करनी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है बाद में। इस वजह से हमें फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई टेबल मेंटेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 2 पास है, मतलब यहाँ पे 2 पास में कन्वर्ट हुआ है, मतलब 2 पार्ट में प्रोग्राम डिवाइड हुआ है। इस वजह से आपका ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया है पहले कि कैसे फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। ठीक है, 2 पास में ऑकर ही नहीं होता, इस वजह से इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एज कंपेयर टू 1 पास क्या है, लेस डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ठीक है, फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत सारे टेबल इसमें क्या होते हैं, एज कंपेयर टू 1 पास उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है यूज करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दिस प्रोसेस इज स्लो एज कंपेयर टू वन पास असेंबलर। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी स्लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइड हुआ है 2 पास में। ठीक है, इस वजह से इनको ऑब्वियसली क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 1 पास में क्या होगा, इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करने में इसमें टाइम लगेगा। ये फिर से क्या करना पड़ेगा, पास 2 को देने के बाद इंटरमीडिएट कोड समझने के लिए पास 2 को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होगा। एज कंपेयर टू 1 पास, 1 पास में क्या होते हैं, दोनों ऑपरेशन एक ही पास में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम ऑकर होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एज कंपेयर टू 1 पास क्या है, ये 2 पास असेंबलर क्या है, आपका थोड़ा स्लो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पास है ऑब्वियसली, तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड मोर मेमोरी एज कंपेयर टू 1 पास असेंबलर। ठीक है, एज कंपेयर विथ 1 पास असेंबलर इसको क्या लगती है, मेमोरी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 पास लग रहे हैं, तो मेमोरी भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है, सिंगल पास को मेमोरी कम लगेगी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, लॉजिक ऑफ 2 पास मैक्रो इज सिंपल कंपेयर टू 1 पास असेंबलर। ठीक है, लॉजिक सिंपल है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 पास असेंबलर क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड क्या करता है, क्रिएट करता है, जो क्या होता है, ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। और 2 पास क्या करता है, उसी का कन्वर्जन आपके ऑब्जेक्ट कोड में कर देता है। ठीक है, लेकिन 1 पास असेंबलर में, मतलब सिंगल पास मैक्रो असेंबलर में क्या होता है, सभी एक ही पास में कन्वर्जन होता है। ठीक है, इस वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। ठीक है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। सिंपली आपका मशीन नॉलेज यानी आपके प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये आपके ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, और ये मैक्रो के आपके मैक्रो नेम टेबल, मैक्रो डेफिनेशन टेबल। पास 1 से पास 2 में क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करके कन्वर्जन होगा, और कन्वर्ट होने के बाद, मतलब ये एज ए इनपुट देने के बाद आपका कन्वर्जन फाइनली किस में होगा, आपका ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, मतलब आपके असेंबली लैंग्वेज विथ मैक्रोज का कन्वर्जन पास 2 में किस में होगा, फाइनली आपका मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, 2 पास मैक्रो असेंबलर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टीपास मैक्रो असेंबलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीपास मैक्रो असेंबलर। यहाँ पे देखिए, इट इज़ एन असेंबलर विच गोज थ्रू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम सेवरल टाइम्स एंड परफॉर्म्स एक्सपांशन एज वेल एज जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, आपका जो भी सोर्स प्रोग्राम होगा असेंबली लैंग्वेज का, उससे क्या कर सकती है, मल्टीपल टाइम्स क्या हो सकती है, ये स्कैन कर सकता है वो प्रोग्राम। ठीक है, मल्टीपल्स टाइम वो एक्सेस कर सकता है, एंड क्या करेगा, आपका एक्सपांशन एज वेल एज ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। क्योंकि आपको पता है मैक्रो असेंबलर क्या करता है, एक्सपांशन एज वेल एज मैक्रो कोड, मतलब आपका ट्रांसलेशन करता है, यानी ऑब्जेक्ट कोड क्या करता है, जनरेट करता है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पास, सेकंड पास एंड थर्ड पास आर कॉल्ड एज पास 1, पास 2 एंड पास 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट पास, पास 1 को फर्स्ट पास, पास 2 को सेकंड पास, और पास 3 को हम थर्ड पास कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस सो कॉल्ड एज एनालिसिस फेज, एंड लास्ट पास इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। यहाँ पे देखिए, आपके स्टार्टिंग के जो भी पास है वो क्या करेंगे, आपके एनालिसिस फेज करेंगे। ठीक है, और आपका जो लास्ट है आपका पास, वो क्या करेगा, आपका सिंथेसिस फेज परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस असेंबलर रिक्वायर्ड सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड्स विच आर जनरेटेड बाय ईच पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर कोई पास क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएट कोड क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखिए पास 1 क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट कोड 1 क्रिएट कर रहा है, मतलब आपका पास 1 का आउटपुट क्या होगा, पास 2 को क्या होगा, इनपुट होगा। यहाँ पे देखिए पास 2 क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट कोड ले रहा है, और खुद का इंटरमीडिएट 2 कोड क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। मतलब IC2 मतलब इंटरमीडिएट कोड 2 क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, जो किसे इनपुट दिया जा रहा है, पास 3 को। और पास 3 क्या कर रहा है, फिर से इंटरमीडिएट कोड 3 क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। उसके बाद
बाद एक पास यन आता है और वो क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। ठीक है, ये क्यों आता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, उससे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए, दिस असेंबलर यूज सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बट लेस देन प्रीवियस असेंबलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर भी यूज करता है बट लेस देन प्रीवियस असेंबलर। ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस असेंबलर ये कम डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ठीक है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है, प्री डिफाइन एंड ट्रांजिशन टाइम। ठीक है, उसमें देखिए सिंबल टेबल होता है, लिटरल टेबल होता है, इनका मैनेजमेंट होता है विथ मैक्रो नेम टेबल। ठीक है, और मैक्रो डेफिनेशन टेबल ये होते हैं। और ये प्री डिफाइन आपको पता है, ऑपकोड टेबल, कंडीशन कोड टेबल एंड रजिस्टर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दिस असेंबलर इज स्लोअर देन 1 and 2 पास असेंबलर। ठीक है, ये स्लोअर है, क्यों स्लोअर है, यहाँ पे देखिए 3 इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करने पड़ रहे हैं इसे। ठीक है, और बाद में जाके क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर प्रोसेस अगर लंबी है, लेंदी प्रोसेस है, तो आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने का काम, मतलब ये फाइनल आपका आउटपुट आने का काम भी क्या होगा, स्लो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दिस असेंबलर रिक्वायर्ड मोर सेकेंडरी मेमोरी एज कंपेयर टू 1 and 2 पास मैक्रो असेंबलर। ठीक है, अगर पास ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब आपको ज़्यादा पास लग रहे हैं, तो इसका मतलब उसे मेमोरी भी क्या लगेगी, आपको ज़्यादा ही लगेगी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आपका, इट्स लॉजिक इज़ वेरी सिंपल एज कंपेयर टू 1 पास and 2 पास मैक्रो असेंबलर। ठीक है, लेकिन लॉजिक सिंपल है। अब लॉजिक कैसे सिंपल होगा, अगर हमने एक 100 लाइन का कोड अगर हमने एक बार ही क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो आपको 100 लाइन का प्रोग्राम समझने में इजी होगा क्या, नहीं होगा। अगर हमने वो 100 लाइन का प्रोग्राम 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया सपोज, ठीक है, 33 लाइन्स एंड 34 लाइन्स, ऐसा अगर हमने डिवाइड कर दिया, तो उसका लॉजिक समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। इसी तरह कुछ क्या करता है, ये अपना ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है, मतलब ये प्रोसेस क्या करती है, इसी तरह अपना काम करती है। ठीक है, डिवाइड करने की वजह से उसका लॉजिक क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, और एक हर एक क्या होता है, एक पार्ट में क्या करता है, कन्वर्जन करता है। ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता, एक पार्ट में कन्वर्ट करता है, वो दूसरे को दिया जाता है, ये दूसरे पार्ट में करता है, वो तीसरे को दिया जाता है, और तीसरा चौथे को देता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस वजह से क्या है, ये सिंपल है कंपेयर टू 1 पास एंड 2 पास। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है आपका पासियन दिया है, और पासियन को क्या दिया है, एरर रूटीन टेबल दिया है। ठीक है, मल्टी पास असेंबलर क्यों कहते हैं, यहाँ पे 3 से ज़्यादा भी पास हो सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला पास क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। और यहाँ पे देखिए एरर रूटीन टेबल क्या होता है। ठीक है, एरर रूटीन टेबल्स मतलब आपके इंस्ट्रक्शन में कुछ रूटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, उनका आईडी होता है R1 R2 R3। ठीक है, इतने डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको इतना याद रखिए कि कुछ रूटीन होते हैं, जैसे आपके फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल होते हैं, वैसे कुछ रूटीन टेबल होते हैं, उसकी उसे ज़रूरत पड़ती है। तो हमें वो किसको एक्सेस देना पड़ता है, पासियन को फाइनली, क्योंकि अगर आपका इंटरमीडिएट कोड में अगर सभी रूटीन, सभी इंस्ट्रक्शन अगर रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो हमें पासियन को बताना पड़ेगा क्या, कितने रूटीन्स क्या हुए हैं, रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो पासियन क्या करेगा, फाइनली वो रूटीन्स क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। जैसे हम फॉरवर्ड रेफरेंस रिजॉल्व करते हैं उसी टाइप का होता है, लेकिन थोड़े अलग कंसेप्ट है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है जानने की, सिंपली यहाँ पे इतना याद रखिए कि कुछ रूटीन्स होते हैं जो हम रूटीन टेबल में लिखते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में रिजॉल्व नहीं होते, वो हम क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, पासियन को देते हैं, और वो क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड आपका क्रिएट करता है। ठीक है, सिंपल डायग्राम है, आपको समझ में आ गई होगी। सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन हम किस में करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में करते हैं। हर पास का अपना इंटरमीडिएट कोड होता है, जो क्या करता है, वो अगले पास को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरमीडिएट कोड 3 क्या है, आपका फाइनल आउटपुट है, फिर भी यहाँ पे पासियन दिया है, क्योंकि अगर कुछ रिजॉल्व करना रह गया है तो पासियन क्या करेगा, उसे रिजॉल्व करेगा। अगर कुछ ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।